Good morning, everyone. Okay. Okay, everybody. Okay, everybody. Am I audible? Okay, fine. Okay, so let us start with the homework. Okay, ठीक है. Yes, Bhavesh, it will be over. So please, जो doubt है intake exercise 3 में, let us start with that. Done, everyone? Doubts from intake exercise 3. बताइए जल्दी. Okay. Okay. Just a minute, everyone. There is some background noise. 2 मिनट रुक जाओ, है ना? 2 मिनट. सी यहाँ पे एक तरफ HCl है और एक तरफ NH3 है, right? So they will form NH4Cl. तो अब देखो, basically this is having a molar mass 35.5 36.5 and this is 17. तो इनमें देखो हल्का कौन है? Everybody, which one is हल्का? This one, right? तो ये it will move fast, right? ये समझ में आ रहा है? ये ज्यादा तेज भाग जाएगा, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और it will be close to this end. Everybody, is that clear? ठीक है, देखो
basically the rate of diffusion is inversely proportional to molar mass. ठीक है, let us move on to the next question. क्वेश्चन नंबर 7. देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक सेकेंड. 2 grams of hydrogen if used from a container in 10 minutes, how many grams of oxygen will fuse in the same time? तो देखो बेसिकली R1 by R2 is N1 by T1 upon N2 plus N2 upon T2. This one T1 T2 same. Can we solve this now? Everybody, can we solve this now? या बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज तो है. Okay, better now. Everybody done? Can you solve it now? Okay, I'm just scroll up. Okay, write down. So can we take it up from here? Everybody, अब आगे का हो गया सॉल्व. ओके फाइन. देखो बेसिकली n1 by n2 is equal to 4. अब इसको सॉल्व कर लो, इजी है ना. फाइन. नेक्स्ट ओके 4. At constant volume and temperature conditions, the rate of diffusion dV of dV. ठीक है. देखो R is proportional to 1 by root under D. So R1 is 1 by root under D1, R2 is 1 by root under D2. So this will be the answer. Is that clear, everybody? आसान तो है. फाइन. हाँ उसी से हो जाते हैं श्रेयस. दैट द ज्यादातर क्वेश्चंस उससे ही हो जाते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए. ओके डन. मोलर मास टू डेंसिटी. नहीं नहीं एक्चुअली हमने इसका रिलेशन तो पढ़ा है ना. Which question are you talking about, Saloni? क्वेश्चन नंबर 4. अरे तो यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन को डी डिफाइन किया है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? मोलर मास तो ऑप्शन में है ही नहीं ना. Is that clear? Okay. Fine. Anything else? Okay, ठीक है. एक क्वेश्चन करें फिर.
ओके ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सी वी हैव ए क्वेश्चन। मान लो एक कंटेनर है, इसमें तुम्हारे पास 2 ग्राम H2 है और लेट से 16 ग्राम 16 ग्राम O2 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पिन होल इज मेड इन द कंटेनर, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो और द रेट ऑफ, जैसे ऐसा निकालना है वॉल्यूम रेशियो, मतलब या तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ I2 ऑफ द इफ्यूजिंग मिक्सचर, इफ्यूजिंग मिक्सचर। ये समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो ये दोनों बाहर निकलेंगे ना, तो जिस रेट से O2 निकलेगा अपॉन जिस रेट से H2 निकलेगा उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। ये कंटेनर में 2 ग्राम H2 है, 16 ग्राम O2 है, दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो जिस रेट रेशियो से ये दोनों निकल रहे हैं वो रेशियो निकालना है हमें, रेट का रेशियो, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इनिशियली, जब पहली बार निकलेंगे उस वक्त, ठीक है। देखो डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन है, किसी को डाउट है तो बोल लो। नहीं आदित्य, आंसर गलत है तुम्हारा, थोड़ा सोचो। नहीं नहीं गलत है, थोड़ा सोचो, इतना जल्दी नहीं। थोड़ा सोचिए, 2-3 मिनट लगाइए इसमें। श्रेयस जस्ट थिंक अबाउट इट। डन एवरीवन? देखो ये तो आंसर नहीं है जो तुम लोग दे रहे हो, थोड़ा सोचो इसके बारे में। वन इज टू वन, ओके, पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस हैं, ऑक्सीजन 16 ग्राम, हाइड्रोजन 2 ग्राम। तो जब एक पिन होल करेंगे कंटेनर में, तो रेट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का मिक्सचर बाहर निकलेगा, तो उनका जो रेशियो है ना रेट्स ऑफ डिफ्यूजन का, वो हमें निकालना है। थोड़ा सोचो इसमें, थोड़ा और टाइम लो, ठीक है। ओके, और ट्राई करना चाहोगे या शुड आई हेल्प यू विद दिस नाउ? वुड यू लाइक टू टेक मोर टाइम? ठीक है, रुको, ट्राई करो, थोड़ा सोचो। ओके सोचो, 1 मिनट और देता हूँ।
ओके ओके, 1:1, 4:1, ओके ओके ओके। देखो बेसिकली RO2 अपॉन RH2 ये आना चाहिए ना एवरीबॉडी, ये क्लियर है? ये आएगा ना। अब ये देखो पार्शियल प्रेशर O2 क्या आएगा, ये देखो। तो अपने को ये निकालना है, तो ये 1/2 है और ये कितना है एवरीबॉडी, ये 1 है। तो अपना आंसर ये आना चाहिए ना। इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ही तो होता है भावेश। इज दैट क्लियर? हाँ 1:8 जिन्होंने बोला उनका आंसर सही था, मैंने एक्चुअली सॉल्व किया नहीं था। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, राइट इट डाउन देन। ओके, एक ऐसा ही क्वेश्चन और देता हूँ। देखो यहाँ पे मास ऑफ O2 इज टू मास ऑफ H2 का रेशियो दिया है तुम्हें। वो कौन सा कैंसिल वाली बात कर रहे हो? मैं कौन सा कैंसिल करने की बात कर रहे हो? पीटी टोटल प्रेशर तो सेम होगा ना दोनों कंटेनर में। दोनों कंटेनर में टोटल प्रेशर O2 और H2 की वजह से हो रहा है, तो वो तो सेम ही होगा, तो वो तो कैंसिल कर देंगे ना। ओके ओके, कर रहा हूँ स्लाइड। और एन वाला एक्चुअली में देखो क्या है, बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या आएगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। तो ये है, ठीक है। तो वही है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर है? ओके, तो अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि तुम्हारे कंटेनर में मास रेशियो 1:1 दिया है। ठीक है, तो अब तुम्हें वही करना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2। ये क्या आएगा जब उनका मास रेशियो दिया है, पिछले बार एक्चुअल मास दिया था, अभी मास रेशियो दिया है, अभी वही चीज निकालो। जब ये पिन होल करेंगे तो ये दोनों गैस बाहर निकलेंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन O2 और H2 के क्या होंगे। इज दैट क्लियर? सेम क्वेश्चन है, इस बार मास रेशियो दिया हुआ है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्वेश्चन सेम है, बस इस बार मास रेशियो दिया है। ट्राई करो इस बार। एवरीबॉडी क्वेश्चन क्लियर है इस बार? ओके वेट वेट, एक साथ आंसर करना, रुक जाओ अभी, आई डोंट नो द आंसर बिकॉज़ आई नीड टू सॉल्व इट। वेट, लेट एवरीवन डू दिस। 2 मिनट लो, सबको सॉल्व करने दो, इतना जल्दी कुछ नहीं है।
1:64, 1:16 सबने कर लिया? सबका आया आंसर? देखो यहाँ पे भी वही करना है, RO2 अपॉन RH2 निकालेंगे तो ये आएगा PO2 अपॉन PH2 इंटू ये आ जाएगा तुम्हारा 2/32, तो ये आएगा 1/4 इंटू PO2 अपॉन PH2। ठीक है, तो PT तो कैंसिल हो जाएगा, यानी NO2 अपॉन NH2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x मान लो अपॉन 32 और इसको x मान लो अपॉन 2, x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 2/32। ठीक है, तो ये 1:2 कितना आ रहा है देख लो, 1:64। अब तो क्लियर है ना एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, राइट इट डाउन देन। ओके, डन। अच्छा नीचे, ओके फाइन। ओके, देखो एक और क्वेश्चन है अपने पास। देखो एक ट्यूब है, इस ट्यूब की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। अमन क्या पीछे चलूं मैं? यू वांट मी टू गो बैक? ओके, डन। ओके ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, अपने पास एक 100 सेंटीमीटर क्यूब की एक ट्यूब है, इस तरफ H2 हमने डिफ्यूज किया 1 atm प्रेशर पे और O2 डिफ्यूज किया 1 atm प्रेशर पे, तो ये एक डिस्टेंस पे आएंगे और मिलेंगे ना कहीं पे। तो क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम H2 एंड will the gases meet? क्वेश्चन समझ में आया कि H2 एंड से किस डिस्टेंस पे एक्चुअली में गैसेस मीट करेंगे, ये आपको निकालना है सेंटीमीटर में। अब इसमें 2-3 मिनट लो, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बताओ, जल्दीबाजी कोई नहीं। ओके, लेट एवरीवन आंसर। Yeah, Ashresh, your answer is fine. Let everyone answer. Aditya is also correct. Prathamesh has also given correct answers. But let everyone answer. Okay. No, Bhavesh, that's incorrect. "80 centimeter" is the correct answer. जितना नहीं आया थोड़ा सा सोचो, थोड़ा ट्रिकी सवाल है, तुम कर सकते हो। ठीक है, 80 सेंटीमीटर इज द आंसर। बेटा सोचो क्यों नहीं आ रहा है, बहुत इजी है।
ओके, सबका आ गया 80? देखो देखो बेसिकली क्या है, RH2 अपॉन RO2 यदि हम निकालें तो प्रेशर तो सेम ही है ना। देखो तो ये आएगा 4, यानी कि यदि O2 डिस्टेंस x ट्रेवल करता है तो H2 डिस्टेंस जो है वो 4x ट्रेवल करेगा ना, 4 गुना तेज है उसका रेट। ये समझ में आ रहा है सबको? यदि O2 डिस्टेंस x ट्रेवल करता है तो H2 4x ट्रेवल करेगा, तो ये x प्लस 4x जो है वो 100 है, तो 5x 100 है, तो x आ जाएगा 20। तो H2 ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 40 आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, एक जस्ट मिनट। कैन वी मूव अहेड? रिटर्न? ओके, एवरीवन डन? ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। सेम क्वेश्चन है, O2 भेज रहे हैं 2 ATM पे और H2 आ रहा है 1 ATM पे, तो फिर से वही क्वेश्चन है, इस बार प्रेशर चेंज कर दिया। At what distance from H2 end will first drop of H2O be formed? मतलब जब मिलेंगे तो H2O बनेगा। ठीक है, इसको ट्राई करो आप, मतलब जब मिलेंगे तो H2O बनेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है सब लोग सॉल्व करो, उसके बाद आंसर एक साथ बताओ, कोई जल्दी नहीं। एवरीबॉडी क्लियर? सबका आ गया आंसर? क्वेश्चन क्लियर है ना? ओके, 66.7 सब ओके। ठीक है सलोनी, आई एम गिविंग यू टाइम, डोंट वरी। हाँ, 66.67 इज करेक्ट। सबका आ गया आंसर? देखो बेसिकली करना क्या है, RO2 अपॉन RH2 ये जो है दिस इज 2/1 इंटू, देखो बेसिकली 2/32, तो 2 इंटू 1/4, राइट? तो ये 1/2 आया ना, यानी डिस्टेंस x और 2x है। समझ में आया? यदि सपोज O2 x डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो H2 कितना ट्रेवल करेगा? 2x, राइट? तो 2x प्लस x इज 100, so x is 100/3, तो हाइड्रोजन वाला डिस्टेंस 2x 200/3। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, किसी को डाउट है इसमें?
ओके, कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, देखो एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 21, ये ट्राई करो अभी बिना आंसर देखे, बेईमानी नहीं करना, ठीक है? एग्जाम्पल ये। ओके ओके, और ऊपर करूं रजत? अभी ट्राई कीजिए। ओके ओके, ठीक है। ओके, एवरीबॉडी अब पाथ लिख लिया ना इसको, अब तो करो, ट्राई करो इलस्ट्रेशन 21। डन एवरीवन, सबको हो गया इलस्ट्रेशन 21? कितने लोगों का नहीं हुआ? ओके ठीक है, तो थोड़ा ट्राई करो भाई, इतना क्या है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ट्राई करो, बाकी लोग भी थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा सोचो, आंसर भी दिया है। मास ऑफ मिक्सचर नहीं आ रहा है। मास ऑफ मिक्सचर आ गया, तो देखो दिक्कत किस तरह की हो रही है फिर बताओ, मतलब क्या दिक्कत है, व्हाट डू यू थिंक इज द प्राइमरी प्रॉब्लम जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है? जैसे क्वेश्चन क्या है, a gaseous mixture consisting of O2 and X containing 20%, तो मतलब एक मिक्सचर दिया है। देखो अब तक जो हम लोग करते आ रहे थे, अब तक हम लोग क्या करते आ रहे थे एवरीबॉडी, अब क्या टाइम चाहिए? एवरीबॉडी टाइम चाहिए? ठीक है, टाइम, देयर आर पीपल हु आर आस्किंग फॉर टाइम, लाइक Shreyas is asking for time, you can take time if you wish to। ये आप सॉल्व कर लें, और टाइम चाहिए क्या? अब करूं सॉल्व श्रेयस, या डू यू नीड मोर टाइम? श्रेयस, और टाइम चाहिए? अब तो चालू कर सकते हैं ना सॉल्व करना। देखो बेसिकली क्या है कि देखो तुम्हारे पास एक गैसियस मिक्सचर है O2 का, ठीक है, एंड X, O2 और X तो है, इसमें 20% ये है X मोल्स, 20% मोल का परसेंटेज X है, और O2 ऑब्वियसली 80% होगा, राइट? और ये डिफ्यूज कर रहा है। अब देखो क्या है, इसका एवरेज मोलर मास निकालो ना, क्या होगा? एम एवरेज क्या होगा बताओ? एम एवरेज आएगा 0.2 इंटू मोलर मास ऑफ X प्लस 0.8 इंटू 32। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो इट इज 0.2x प्लस 0.8 इंटू 32। 0.8 इंटू 32 कितना आएगा बताओ एवरीबॉडी? इसका मोल फ्रैक्शन 0.2 है और इसका 0.8 है, कोई दिक्कत है इसमें? अरे भैया 0.2 इंटू 0.8 इंटू 32 तो बता दो एवरीबॉडी। 0.2 इंटू 32 बताओ, 0.8 इंटू 32 कितना आ रहा है?
0.8 into 38 कितना आ रहा है? 25.6। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा एम एवरेज आ गया। तुम्हें बेसिकली एक्स निकालना है ना एवरीबॉडी, तुम्हें बेसिकली एक्स निकालना है। तो अब रिलेशन क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये जो है रेशियो देख लो। O2 का कितना टाइम लगता है? 224 और इसका 234। तो ये आ जाएगा तुम्हारा मोलर मास ऑफ मिक्सचर अपॉन 32। अब तो ये एक ही वेरिएबल है ना, सॉल्व नहीं होगा एवरीवन। एवरीवन ये तो एक ही वेरिएबल है ना, सॉल्व हो जाएगा ना अब। हाँ कैलकुलेटर लग सकता है, बट बेसिकली आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट ना। अब आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। ओके आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी। ओके अच्छा, अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनरिचमेंट ऑफ गैसेस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेपरेशन फैक्टर। इनरिचमेंट ऑफ गैसेस जिसको अपन क्या बोलते हैं? मतलब बेसिकली सेपरेशन फैक्टर। अच्छा जरा एक बात समझने की कोशिश करो, साइज ऑफ होल अलग होता है तो क्या करते हैं? देखो बेसिकली साइज ऑफ होल की बात हम क्लास में करेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द होल, वो तो ऑब्वियसली है, बट तुम्हारे जेई के जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है एवरीबॉडी, जेई के जो क्वेश्चंस हैं उनमें साइज ऑफ होल के ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है। यदि तुम देखोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द होल, बट इट इज बेसिकली इफ्यूजन। इफ्यूजन में होल मैटर करता है ना, डिफ्यूजन तो ओपनली तो खुला ही रहता है सब कुछ। इन केस ऑफ इफ्यूजन तुम खुद सोचो, एरिया ऑफ होल ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन तो फास्ट हो गई। तो ये अलग से बताने की वैसे कोई खास बात है नहीं, एरिया ऑफ होल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिखवा दूं क्या अलग से? बट वी नॉर्मली एज्यूम दैट, ठीक है लिख लो। नॉर्मली जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एरिया ऑफ होल कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। इन केस ऑफ इफ्यूजन, इफ यू टॉक अबाउट इफ्यूजन, rate is directly proportional to area of the orifice। orifice मतलब पिन होल, जो भी, सॉरी ऑरिजिन लिख दिया मैंने, जो भी orifice है उस होल का, उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवरीवन क्लियर? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दैट क्लियर? ओके अब हम बात कर लेते हैं सेपरेशन ऑफ गैसेस की। वो लिख लिया था ना सब कुछ, एरिया ऑफ होल के प्रोपोर्शनल होता है, राइट डाउन इफ यू वांट टू। डन एवरीवन? ओके अब देखो हम बात करते हैं इनरिचमेंट ऑफ गैसेस सेपरेशन फैक्टर। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसमें दो गैसेस हैं, ठीक है, और ये एक लगाया हुआ है सेपरेटर हमने, फिर यहाँ पे दूसरा कंटेनर लगा दिया, ठीक है, एक सेपरेटर लगाया हुआ है, इस तरह से सिद्धेश कर रहा है स्क्रोल अप। ओके डन। एरिया ऑफ क्या है? अरे भैया एरिया ऑफ ऑरिफिस, वो छेद, टाइनी पिन होल, दिस इज कॉल्ड ऑरिफिस, जिससे हवा बाहर निकलती है ना, डबल मीनिंग मत निकालो, दैट इज कॉल्ड ऑरिफिस। इलस्ट्रेशन में डाउट है? क्या डाउट है सलोनी? उसकी तो हमने डिस्कशन कर ही दिया ना। इलस्ट्रेशन में मोलर मास एवरेज निकालना है और क्या। सलोनी क्या डाउट है इलस्ट्रेशन में? पार्शियल प्रेशर सेम ही मान के चलना है वहां पे, ऑब्वियसली दोनों सेम कंटेनर से निकल रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर सेम मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर सेम मान के चलो। इस क्वेश्चन में इस तरह से इन्होंने पूछा है। और
तुम्हारे देखो एक और चीज है, हमने जो क्वेश्चन तुम्हें दिया था ना उसमें इनिशियल रेट निकालने के लिए तुम्हें बोला है, ठीक है। एवरीबॉडी, मैंने जो उस वक्त बोला था इनिशियल निकालने के लिए बोला था, मोल फ्रैक्शन अलग है, आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ पर देखो दिस विल कम, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ या अभी एक्सप्लेन कर दो, बताओ। सी, जरा समझने की कोशिश करो, चलो ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाली बात तुम्हारी जेन्युइन है, बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन, और एक होता है एवरेज। काट दिया बिकॉज देयर वाज अ स्टूडेंट आस्किंग अ डाउट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जैसे मान लो गैस बाहर निकल रही है, तो तुम्हें क्या लगता है हर पॉइंट पे अलग नहीं होगा, प्रेशर कम होता जाएगा, तो dp by dt is proportional to 1 by root m multiplied by p. Is that clear? Your rate of diffusion है minus dp by dt, can we write it is k p upon root m? तो यदि तुम देखोगे हर पॉइंट पे तो अलग अलग होगा ना, तो इफ यू इंटीग्रेट dp upon p then you will get k dt upon k dt upon m. You can integrate from 0 to t p naught to p. तो अब ये तो एक लॉगरिदमिक मिलेगा ना तुम्हें रिलेशन, log e p upon p naught, log e p upon p naught, this will be minus k t minus 0 upon root m because it is a constant. तो अब ये तो एक्सपोनेंशियली डीके होता है, तो हम क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल रहे थे एवरीबॉडी? अब तक क्या हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल रहे थे? बताओ, हम लोग अब तक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल रहे थे क्या? हम एवरेज रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल रहे थे। और देखो जब मैंने वो क्वेश्चन पूछा था ना तुमसे, तो बोला था कि जिस पॉइंट पे जैसे ही निकलना चालू होता है, जैसे ही इनिशियली इस जैसे ही होल बनाया और तुरंत गैस निकलना बाहर हुआ, उस पॉइंट पे रेट का रेशियो निकालो। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उस तरह से क्यों लिखा था मैंने? इनिशियली जैसे ही छेद किया उस पॉइंट पे जो रेशियो होगा वो निकालना है। तो मैंने भी क्वेश्चन सही सोच समझ के ही दिया था। इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे जिस इंस्टेंट पे छेद किया उसी इंस्टेंट पे निकालना था तुमको रेट, बिकॉज वो तो रेट हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो एक्चुअली में अपन एवरेज रेट ऑफ डिफ्यूजन ही पढ़ते हैं कोर्स में, यही है, बट तुमने पूछा सलोनी, सो आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। मोल फ्रैक्शन तो हर पॉइंट पे अलग होता है, प्रेशर भी हर पॉइंट पे अलग होता है, ठीक है। अब मैंने उस वक्त जो क्वेश्चन में पूछा था ना उसमें स्पेसिफाई कर रखा था कि उस पॉइंट पे निकालिए, अब जिस पॉइंट पे छेद किया और गैस बाहर निकलना चालू। इज दैट क्लियर? उस पॉइंट पे निकालिए जिस पॉइंट पे जस्ट डिफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उस पॉइंट पे पी एग्जैक्टली वही होगा जो इनिशियली था। इज दैट क्लियर सलोनी? ओके, राइट इट डाउन देन। ये लिख लो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन, जरूरत पड़े कहीं तो काम ही आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस अपन नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक्सपोनेंशियल रहता है ऑब्वियसली। गैस, अच्छा बलून में छेद करोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पहले ज्यादा होगा और बाद में कम होगा ना। तो जब तुम्हें क्वेश्चन में बोलता है कि 10 सेकंड लगा पूरा गैस बाहर निकालने में, तो वो तो एवरेज ही है ना ऑब्वियसली। इज दैट क्लियर? जब तुम्हें ऐसा बोला क्वेश्चन में कि 10 सेकंड लगता है गैस बाहर निकालने में, तो एवरेज ही है ना वो। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? थोड़ा नीचे कुछ लिखा ही नहीं मैंने आयुष, आगे कुछ लिखा ही नहीं मैंने, और नीचे तो यहाँ यहीं तक लिखा है भाई। आगे अब बढ़ जाएं, एवरीबॉडी डन नॉट? आगे बढ़ जाएं अब, ओके। अब देखो हम देख, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ गैसेस। देखो गैस हम सेपरेट कर सकते हैं क्या? अमन पीछे जाऊं क्या? यू वांट मी टू गो बैक? ओके, राइट ऑन। डन एवरीवन, अमन हो गया अब तो लिखने का काम?
अच्छा, जो लोग ये पूछ रहे थे ना भाई कि बहुत बड़ा है, केटीजी भी पूछ रहे हो, रियल गैस भी पूछ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है बहुत बड़ा टॉपिक थोड़ी है? सबसे बड़ा टॉपिक इसमें आइडियल गैस ही है, वो खत्म हो गया है। अरे सिलेबस देख के परेशान हो गए हो क्या कि केटीजी भी है, रियल गैस भी है? देखो ना कितने पेज का आगे टॉपिक है, बहुत छोटा ही है भैया, इसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो? नाम है भी 3 अलग अलग टॉपिक, कोई बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है जो तुम परेशान हो रहे हो। पूरा का पूरा गैसियस स्टेट ही है, एक्चुअली तुम्हें सिर्फ गैसियस स्टेट आ रहा है। 3 अलग अलग टॉपिक हैं इसके अंदर, आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और रियल गैस। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। और यदि अरे ठीक है, जितना होगा ना, यदि नहीं भी होता है तो जितना होगा उतना ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हें इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है, नहीं भी होगा तो भी टेंशन मत लो, जितना होगा उतना ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सी बेसिकली एक कंटेनर हम ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन सॉल्व, गलत आंसर आ रही है। अरे इलस्ट्रेशन कितने लोग का सही आंसर आया? सिद्धेश बोल रहा है आंसर नहीं आ रहा। एवरीबॉडी आंसर आ रहा है सबका? सॉल्व करके देखो एक बार, तो कैलकुलेशन चेक कर लो सिद्धेश भाई, आंसर तो आना चाहिए उसमें, और कुछ है ही नहीं यार ऐसा महाभारत टाइप परेशान होने लायक कुछ है ही नहीं उसमें। देखो अब सेपरेशन ऑफ गैसेस हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इस तरह से गैसेस का बनाया हुआ है। इस कंटेनर में मैंने गैस के मोल रखे हैं, एक तो Na और एक Nb, मतलब 2 गैस हैं अपने पास इस कंटेनर में, और ये सारे कंटेनर खाली हैं। ठीक है, S1 S2 S3 से लेके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे कंटेनर्स एम्प्टी हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये सारे कंटेनर्स खाली हैं। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दैट क्लियर? ये सारे कंटेनर जो हैं ये खाली हैं, कंटेनर 1 में गैस है। तो अब हम क्या करेंगे, S1 हटाएंगे, फिर S2 हटाएंगे, फिर S3 हटाएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है गैस मूव करेगा? मान लो जैसे मोलर मास ऑफ A इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ B, या ऐसा करते हैं ना, मोलर मास ऑफ A को लेस देन बताते हैं मोलर मास ऑफ B। तो तुम्हें क्या लगता है गैस मूव करना चालू होगा ना, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो मान लो ये प्रोसेस हम इनफाइनाइट टाइम्स करते हैं, तो एक बात बताओ, इनफाइनाइट टाइम्स करते हैं तो तुम्हें नहीं लगता है कि आगे जाने वाले कंटेनर्स में गैस ए हल्का है तो ज्यादा होगा और बी कम होगा? ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रहा है, ए ज्यादा भागेगा और बी कम भागेगा, राइट? तो आने वाले कंटेनर्स में इन द गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड द इनरिचमेंट ऑफ ए विल इंक्रीज। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ए का इनरिचमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब इनरिचमेंट का मतलब समझ में आ रहे हो? जितने भी मोल्स होंगे ना बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज 20 मोल ए के थे और 20 मोल बी के थे, तो यहाँ पे ए के मान लो 4 ही मोल जाते हैं तो बी के ए के जाएंगे, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे सपोज एक जाते हैं ए का, तो इसका 0.01 आएगा, ये बढ़ता जाएगा इनरिचमेंट। देखो 1:1 था, 4:1 है, 1:10 है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सबको? यानी Na अपॉन Nb will increase with the increase in number of steps। ये बात सबको क्लियर है? Na अपॉन Nb जो है वो बढ़ता जाएगा। आयुष तुम्हें नहीं समझ में आया? ओके ठीक है, और कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं चमका? एवरीबॉडी, हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग? ऐसे कितने लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं समझ में आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है? ऐसा कोई है? लास्ट स्टेप देखो सिद्धेश, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। गैस ए और गैस बी है, ठीक है, गैस ए और गैस बी है, तो गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है ना?
एवरीबॉडी, गैस ए और गैस बी में गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, तो आगे जाने वाले कंटेनर्स में, अच्छा जरा समझो कि रेस चल रही है, एक घोड़ा दौड़ रहा है, ए मान लो सपोज तुम्हारा घोड़ा है और बी गधा है, दोनों की रेस चल रही है। बी क्या है? तुम्हारा गधा है। गधे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डोंकी। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ए का जो रेट है डिफ्यूजन का वो तो ज्यादा है ना, ए का जो रेट है डिफ्यूजन का वो ज्यादा है। तो अब घोड़ा दौड़ रहा है, अब घोड़ों और गधों की रेस हो रही है, तो अब गधे ज्यादा तेज भागेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ही रेस चालू होगी, रेस चालू होने के बाद गधे पीछे रह जाएंगे ना और घोड़े आगे भाग जाएंगे। तो कंटेनर ए में घोड़ों का रेशियो, मतलब घोड़ा अपॉन गधा बढ़ता जाएगा, जिस एच अपॉन डी रेशियो विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव इन द फर्दर कंटेनर्स। अरे अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, आगे आने वाले कंटेनर्स में घोड़े ज्यादा होंगे और पीछे वाले में गधे ज्यादा होंगे। तो वही लिखा है कि ए जो है वो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करता है और बी जो है वो स्लोली डिफ्यूज करता है, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, द इनरिचमेंट ऑफ ए विल इंक्रीज, राइट। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे घोड़े बढ़ते जाएंगे और गधे जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो गधे पहले पीछे वाले कंटेनर्स में जाते होंगे और घोड़े आगे वाले कंटेनर्स में जाते होंगे। तो यदि हम ये प्रोसेस 20-25 बार करें तो हम घोड़ों और गधों को अलग कर सकते हैं क्या? एवरीबॉडी, यदि हम प्रोसेस बहुत ज्यादा बार करें तो हम घोड़े और गधे अलग कर सकते हैं ना। तो यही तो टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ गैसेस, इनरिचमेंट फैक्टर। अब समझ में आ रहा है? तो राइट इट डाउन। डन एवरीवन? अरे घोड़े और गधे का एग्जाम्पल तुम्हारे श्रद्धा के ऊपर है, तुम लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो। पूछ रहा है घोड़े और गधे का एग्जाम्पल भी लिखना है क्या? मर्जी है भाई। कुछ चीजें जो है ना दिमाग में छप जाती है, जैसे एक मूवी देख के आओ और उसमें कोई हीरोइन अच्छी लग जाएगी तुम्हें तो वो छप जाएगी, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसा होना चाहिए ना, कंसेप्ट से प्यार होना चाहिए, फिर लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके डन एवरीवन? आगे अब तो बढ़ जाओ, मैं स्क्रॉल करूं नीचे? ओके, तो देखो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें बेसिकली एक सीक्वेंस देखना है कि किस तरह से सेपरेशन हो रहा है गैसेस का। हमें एक सीक्वेंस देखना है कि ये सेपरेशन का, जो सेपरेशन है गैसेस का, वो कैसा हो रहा है। तो देखो बेसिकली यहाँ पहला डिफ्यूजन होगा, यहाँ पे दूसरा डिफ्यूजन होगा, इस तरह से तीसरा चौथा चलता जाएगा, राइट। तो आफ्टर डिफ्यूजन वन, फर्स्ट डिफ्यूजन में लिखता हूँ, फर्स्ट डिफ्यूजन के बाद इनिशियली जो गैसेस का रेशियो निकलेगा, लेट से आर ए अपॉन आर बी, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इनटू एम बी अपॉन एम ए। इसमें किसी को दिक्कत है एवरीबॉडी? लेट अस से दिस इक्वेशन वन। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? हाँ है ना, कुछ तो बोलो। तो क्या हम पी ए अपॉन पीबी को लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन बी, जैसा हमने पिछली बार लिखा था, मतलब सॉरी एम बी अपॉन एम ए, जैसा हमने पहले लिखा था वैसा लिख सकते हैं ना। आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एम बी। तो अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बार लिख लो क्योंकि मुझे नीचे स्क्रॉल करना है, राइट इट डाउन। ये एक काम करता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप के बाद पूरा पेज भर ही देता हूँ। सेकेंड डिफ्यूजन में क्या होगा बताओ एवरीबॉडी? सेकेंड डिफ्यूजन में क्या होगा? सेकेंड डिफ्यूजन में कैन वी राइट आर डैश ए अपॉन आर डैश बी, ये क्या एन ए अपॉन एन बी के प्रोपोर्शनल होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, आर डैश ए अपॉन आर डैश बी ये उसी के प्रोपोर्शनल होगा ना, जितने मोल्स, ऐसा हम बोल रहे हैं। ओके ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा इसको हम एन डैश ए अपॉन एन डैश बी लिख देते हैं, इसके प्रोपोर्शनल होगा क्या? यहां से एन ए था, एन बी था, यहां से पहुंचा ये एन डैश ए,
एन डैश बी, तो एन डैश ए अपॉन एन डैश बी विल बी इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी, ये तो ठीक है ना, ये इसमें भी डाउट है? एन डैश ए अपॉन एन डैश बी इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी, कोई दिक्कत है इसमें? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो, वो कैसे लिखा? अरे भैया ये नहीं चमक रहा है तुमको? यार हर एग्जाम्पल में घोड़ा और गधा कितना घुसाऊंगा मैं, वो घोड़े और गधे भी परेशान हो जाएंगे कि हर बात पे हमारी बेइज्जती कर देते हैं। हर स्टेप के लिए यदि उनकी मदद लेने लगे। नहीं समझ में आया, कितने लोगों ने चमके बताओ? अरे ये वाला स्टेप समझ में आया किसी को? बस किसी को दिक्कत है? कितने लोगों को समझ में आया ये वाला स्टेप? अच्छा ठीक है, लेट अस कम डाउन टू द फर्स्ट टॉपिक। देखो पहला स्टेप में, ये वाला स्टेप में दिक्कत है ना तुम लोगों को? एवरीडी ये वाला स्टेप में ना, अब जरा समझने की कोशिश करो, यहां से यहां गैस जा रहा है, ठीक है? तो आर ए अपॉन आर बी जिस रेट से ये निकल रहे हैं, जिस रेशियो ऑफ रेट से निकल रहे हैं, उसी रेशियो ऑफ रेट से इनके नंबर्स भी तो पहुंचेंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है? जैसे 10 घोड़े इधर पहुंचे 1 सेकंड में, और इधर 2 घोड़े इधर पहुंचे 1 सेकंड में, तो 10 बाई ए 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ घोड़ा अपॉन गधा। वो नंबर के प्रोपोर्शनल नहीं है क्या? अरे अभी भी क्लियर नहीं है क्या? देखो गधे बुरा मान जाएंगे वैसे। Okay, so I hope it is clear now. N dash A upon N dash B is equal to Na upon MB into root under MB upon Na. अब तो ये क्लियर है, ठीक है? तो RA upon RB is proportional to N dash A upon N dash B. कोई दिक्कत अब तो नहीं होनी चाहिए। तो R dash A upon R dash B को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? It is equal to R dash A upon R dash B is equal to this again. अब जो जितने मोल्स हैं उनके प्रोपोर्शनल होगा ना ये। अभी जब फर्दर डिफ्यूजन नया होगा इसमें कंटेनर 3 में, तो ये एन डैश ए अपॉन एन डैश बी जो इसमें था इनटू आएगा। तो अब एन डैश ए एन डैश बी क्या है जरा देखो तो एवरीबॉडी, एन डैश ए अपॉन एन डैश बी क्या है? अब इट इज एन ए अपॉन एन बी, देखो सब्स्टिट्यूट करो, इनटू एम बी अपॉन एन ए, फिर से एम बी अपॉन एम ए। ये चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? अरे इस बार यही उठा के यहाँ रख दिया, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, ज्यादा कुछ नहीं किया है। इज दैट क्लियर? इसमें डाउट है एवरीबॉडी? अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? एवरीबॉडी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है जिसका कॉमन रेशियो है रूट अंडर एमबी अपॉन एमए। एवरीबॉडी यहाँ पे तुम्हें नहीं लगता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है? ओके देन राइट इट डाउन। एवरीबॉडी रिटन? सबने लिख लिया? ओके देन राइट इट डाउन। डन एवरीवन, कैन वी स्क्रॉल डाउन नाउ? ओके
सो सी व्हाट हैव वी लर्नड एज ऑफ नाउ। तो अब जितने बार भी स्टेप करें तो देखो क्या आ रहा है, जितने बार आर एन कर रहे हैं, जो भी आर आर एन ए अपॉन आर एन बी, जहां जैसे मान लो n1 स्टेप है, n1 स्टेप्स है, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये आएगा na अपॉन एन बी इंटू दूसरे स्टेप में देखो क्या हो रहा है, ये आएगा रूट अंडर एम बी अपॉन एम ए की पावर n। ये समझ में आ रहा है, दो बार स्टेप करेंगे दो और मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर आर एन वन मतलब डिफ्यूजन n1 टाइम्स ए गैस का मोल अपॉन आर एन वन बी गैस का मोल इज Na अपॉन एम बी इंटू एम बी अपॉन एम ए की पावर n/2। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी, ये क्लियर है? क्योंकि अरे 1/2 होगा ना यहाँ पे, इसलिए n/2 आ गया। यहाँ n1/2 लिख दो क्योंकि मैंने n1 टाइम्स लिखा है। n1 क्या है? नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स। अच्छा एक बात बताओ, इफ mb by ma is equal to 1 तो कभी सेपरेट होंगे क्या एवरीबॉडी? यदि mb by ma 1 है तो उस केस में कभी भी सेपरेशन होगा? नो सेपरेशन। तो सेपरेशन कब होगा बताओ? सेपरेशन ज्यादा तब आसान होगा जब कोई एक गधा हो और एक कोई घोड़ा हो, मतलब दोनों के मास का रेशियो ज्यादा हो, है ना? इज दैट क्लियर? देन राइट इट डाउन। हाँ वो n/2 कहाँ से आया आयुष? अरे ये 1/2 इंटू n/2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया तुम्हें ये? देखो यहाँ पे n1 लिखा है मैंने, नंबर ऑफ स्टेप्स n1, और ये इंटू 1/2 आएगा ना। अरे रूट है ना, तो n1/2 आ जाएगा, n1/2 ऐसा। अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है? ये दिख नहीं रहा है क्या एवरीबॉडी? इज इट विजिबल? n1/2 विजिबल नहीं है क्या? ओके देन राइट इट डाउन। डन एवरीवन? इनफाइनाइट जीपी होगी क्या? हाँ इनफाइनाइट होगी ना, जितने टाइम तुम करवा सकते हो करवाओ उतने बार। इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना श्रेयस, डोंट वरी। पर इनफाइनाइट मोल से इनफाइनाइट बार वी विल टेक अप क्वेश्चंस, प्लीज वेट श्रेयस। यार तुम बहुत जल्दी हो जाते हो, थोड़ा रुको भाई, माहौल समझो, दुनियादारी देखनी पड़ती है। डन एवरीवन? एवरीवन डन? क्लास एक्सटेंड की है क्या? अरे भैया क्लास तो अभी टाइमिंग जो है वो तो 12:30 बजे तक है ना, तो थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा 25 मिनट लेट चालू किया था। अभी तो नॉर्मल टाइमिंग में ही चल रहा है, टाइम तो अभी एक्सटेंड नहीं किया है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उसमें दो गैस है, O2 है और H2 है, ठीक है? अब तुम्हें लेख रखा है NO2 अपॉन NH2 1 है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स
number of effusion steps required to obtain more than 90% enrichment of H2। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? एवरीबॉडी क्वेश्चन समझ में आया? कितने इफ्यूजन के स्टेप्स लगेंगे मोर देन 90% एनरिचमेंट ऑफ H2 के लिए? भावेश इज सेइंग, नहीं भावेश रुको, अमन भावेश प्लीज वेट। एवरीबॉडी सबका आया आंसर? एवरीबॉडी आंसर आया? अरे नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे आ सकता है इस तरह से श्रेयस? अरे वो 1 2 3 ही आएगा ना। अरे स्टेप्स कैसे थोड़ी आएगा 3.45, ऐसे ही आएगा वो। सरायु कोरडे, योर आंसर इज परफेक्ट, तुम्हारा आंसर सही है, बाकी सबने तो आंसर गलत ही दिया है। सरायु, यू आर द ओनली वन हु हैज आंसर्ड करेक्ट। अरे आंसर करो, तुम्हें घोड़ों और गधों की कसम। ओके चलो ठीक है, और टाइम चाहिए और शुड आई हेल्प यू विद दिस? नो भावेश, देखो आंसर 2 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल हेल्प यू विद दिस। 4 आया, ठीक है। अभी मैं, तुम्हें और टाइम चाहिए और शुड आई हेल्प यू विद दिस? यू नीड मोर टाइम? टेल मी, शुड आई हेल्प नाउ? ओके फाइन। अमन इज सेइंग 1 मिनट। 2 ही आ रहा है अभी। एक्चुअली जरा समझने की कोशिश करो, मोर देन 90% एनरिचमेंट ऑफ O2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 शुड बी ग्रेटर देन 9, यही है ना मतलब इसका? अरे ये 90% तो ये 10%, तो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो अब जरा देखो, यानी कि इनिशियली आपको नंबर ऑफ मोल्स तो एक ही दे रखा है ना क्वेश्चन में। इनिशियली कितना दे रखा है? NH2 अपॉन NO2 एक दे रखा है ना। देख लो, NH2 अपॉन NO2 एक दे रखा है। तो अब देखो ये तो 1 इंटू, देखो क्या है, 32 अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन 9 रूट अंडर। अब इसकी पावर n चाहिए हमें, तो ये कितना आ रहा है बताओ? 4 की पावर n शुड बी ग्रेटर देन 9। क्या है आंसर बताओ जरा तो? ग्रेटर देन 9 क्यों? मोर देन 90% इनरिचमेंट ना भैया, 90% इनरिचमेंट से ज्यादा, यानी कि ये इट शुड बी ग्रेटर देन 9.9 and NO2 should be greater than 0.1. Then don't you think this ratio should be greater than 9? Is that clear? तो अब बताओ कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, कितने बार डिफिजन करोगे 90% से? n is equal to 2 पे 16 आ जाएगा, 16 is greater than 9, n is equal to 1 थोड़ी होगा।
2 स्टेप में ही हो गया। ये बहुत मुश्किल तो नहीं था। दो स्टेप में ही हो जाएगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके। अब श्रेयस तुमसे सवाल पूछते हैं, याद है तुमने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि इनफाइनाइट टाइम करेंगे तो क्या होगा? अब मैं तुमसे वापस पूछता हूँ, अब तुम इसको एज ए क्वेश्चन ट्रीट करो। मैंने बोला था कि मौका देख के बताएंगे उसका आंसर, ठीक है? ये सबने लिख लिया? ओके, क्वेश्चन है, इफ द इफ्यूजन, ओके क्वेश्चन पे जाना है भावेश। ओके, वी आर इनटू द क्वेश्चन नाउ। और ऊपर भावेश, और ऊपर क्या? ये डन? ओके, देखो क्या है, इफ द इफ्यूजन is carried out infinite number of times, then calculate the enrichment of H2 in the final container. ठीक है, और आंसर है 100%, B 99%, C 50%, D can't be predicted. श्रेयस बताओ अब। श्रेयस, now tell me the answer of this question. ठीक है, फाइन। Everybody, what is the answer? Okay guys, are you clear with this? How are we coming at A as an answer? हम A कैसे बोल रहे हैं आंसर? I hope it is clear. Everybody please respond in the chat box. Are we clear with how A is our answer? Infinite number of times करेंगे तो अपने पास सिर्फ A ही बचेगा ना फाइनल कंटेनर में। Okay, so that is the answer. Write it down. Done? Everybody done? Okay, can I scroll down? Okay. Unmute का permission शायद तो है तुम्हें श्रेयस. You can unmute yourself if you want to. सर इसमें H2 की जो मोल्स है वो फाइनाइट है ना, मतलब एक वो तो दिया है ना रेशियो, क्वेश्चन को ही दिया है ना, 1 है, दोनों का रेशियो 1 है, फाइनाइट है। हाँ, तो फिर अगर इनफिनिट कंटेनर्स में डिफ्यूज करना है तो फिर मोल्स भी इनफिनिट ही लगेंगे ना, कि एक इसमें एक तो आना ही चाहिए, तो ऐसे इनफिनिट मोल्स लगेंगे ना। इनफाइनाइट मोल्स नहीं लगेंगे। गैस की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि कोई भी खाली जगह छोड़ता नहीं है, वो इनफाइनाइट स्पेस में भी घूमेगा। गैस की प्रॉपर्टी है, अलग स्टेट ऑफ मैटर है। हाँ हाँ हाँ, मतलब
फाइनाइट यदि मोल्स। यदि तुम्हारे पास 1 मोल गैस है और इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में तुम ऑक्यूपाई इसको छोड़ दोगे तो इनफाइनाइट वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। हाँ हाँ हाँ, समझा सर। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है ना, गैस ऐसा ही है। हाँ, मतलब सेम मोल हम हमने पहले वाले हाँ हम ऐसा कंटेनर में देखो, लिया तो वैक्यूम समझते इसमें हो, भी गैस है। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम उसको बोलते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स टेंडिंग टू जीरो है, बिकॉज गैस का कोई मोल नहीं है बट जगह काफी ज्यादा है, तो पर यूनिट वॉल्यूम यदि तुम निकालोगे कि कितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो वो टेंडिंग टू जीरो होता है ना, उसको ही वैक्यूम बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो ऐसे इसमें भी वैक्यूम ही होगा क्या, जो इनफिनिट कंटेनर्स हाँ लेंगे? अरे भाई, जैसे मान लो यूनिवर्स अर्थ के बाहर निकल जाए, ठीक है, तो हाँ वहां पे बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर है, हवा है, बट उतनी नहीं है जितना से कोई सरवाइव कर सके, जो कि एक सब्सटेंशियल पार्शियल प्रेशर जनरेट कर सके, हाँ तो उसको वैक्यूम बोलते हैं। हाँ सीधा हाँ सा हाँ, यही कंसेप्ट। मतलब 100% डिफ्यूज होगा, बट 100% सेपरेट होगा, बट मोल्स बहुत कम होंगे इससे, मोल्स बहुत कम पार्टिकल। हो गए, समझ में आ रहा है? जैसे 0.001 मोल पहुंचे या 10 की पावर माइनस 24 मोल पहुंचा ए का, तो बी का हो सकता है 10 की पावर माइनस 900 होगा। हाँ हाँ हाँ, समझा सर। ठीक है। हाँ सर, समझा। ओके, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करूँ अमन? और ऊपर, नीचे? ओके, डन एवरीवन? ओके फाइन। देखो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। ठीक है, देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज कॉल्ड केटीजी। देखो केटीजी में क्या है, जैसे अभी तक तो हमने कुछ लॉज के बेसिस पे गैस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हमने कुछ लॉज के बेसिस पे गैस की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया है, गैस की कुछ अजम्पशंस लिए हैं और उसके हिसाब से ही काम करते गए। अभी तक कोई थियरी नहीं बताया है, राइट? अभी तक वी हैव नॉट कम टू अ पर्टिकुलर थियरी जहां पर हम बता सकते हैं कुछ कि कैसे गैस को समझाएं। वी हैव नॉट मेड एनी अजम्पशंस जिसके बेसिस पे हम कुछ बात कर सकें। तो ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ना, ये काइनेटिक एनर्जी को एक कोशिश करता है, इट्स नॉट 100% करेक्ट, बट या इट एक्सप्लेन्स प्रॉपर्टीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये कोई थ्योरी पूरी तरह से सही होती है क्या? एवरीबॉडी, कोई थ्योरी पूरी तरह से नहीं सही होती है, बट उसको हम सही कैसे मान लेते हैं? जैसे कोई वैक्सीन 100% कारगर नहीं होती, बट उसको कारगर कब मानेंगे बताओ? जब वो ज्यादातर केसेस को ज्यादातर लोगों पे लगाने पे ठीक हो जा रहे हैं, जैसे 99% लोग ठीक हो जाते हैं, तो मैक्सिमम केसेस पे एप्लीकेबल हो तो उसको यूज करते हैं लोग। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही अपने पास एक थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी बोलते हैं इसको, जो कि कोशिश करेगा एक्सप्लेन करने की गैस की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, ओके। तो अब देखो गैस की खास बात तो हम लोग शुरू में ही जानते हैं, गैस के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एवरीबॉडी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। गैस के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है क्या? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। गैस के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होता नहीं है, गैस के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये क्या काइनेटिक एनर्जी कभी लूज करता है एवरीबॉडी? ये काइनेटिक एनर्जी कभी भी लूज करता है? कभी लूज नहीं करता। ओके फाइन। तो कैन वी स्टार्ट विद द पोस्टुलेट्स नाउ? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द पोस्टुलेट्स। देखो पोस्टुलेट जानते हो ना क्या होता है एवरीबॉडी? व्हाट आर पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट असम्पशंस जो कि थ्योरी की पहले दी जाती हैं, वो असम्पशन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट वो असम्पशंस के बेसिस पे वो थ्योरी होती है, राइट? ठीक है फाइन। अब देखो सबसे पहला चीज है कि द देखो सबसे पहली चीज की द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ऊपर जाओ स्लाइड लास्ट वाले पे से देख,
see the volume occupied by the molecules of an ideal gas, the volume occupied by the molecules of ideal gas is almost zero. negligible की बात नहीं करते हैं, जीरो ही बोलते हैं. पहली बात तो ये है. समझ में आ रही है बात? ये एवरीबॉडी, नेग्लिजिबल मैंने बोला ही नहीं, मैंने क्या बोला है? जीरो बोला है. फॉर रियल गैस की बात तो अभी हम करेंगे नहीं, केटीजी में आइडियल के लिए ही बात करते हैं, बट फिर भी मैं लिख देता हूं, फॉर रियल गैस इट इज नेग्लिजिबल. बट ये आइडियल गैस के लिए ही है केटीजी. ठीक है. अच्छा, they are point masses. Ideal gases are point. Ideal gas is a point mass. Is a point mass. Point mass मतलब समझते हो? Everybody, point mass का मतलब समझ रहे हो? What is the volume occupied by a point? Everyone, tell me what is the volume occupied by a point? जैसे तुम coordinate लिखते हो, जैसे x और y, तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, मैंने कोई 2,3 पॉइंट प्लॉट किया है, तो अब ये पोजीशन में बता रहा हूं, तो इस पॉइंट का वॉल्यूम क्या? जीरो है ना. तो अभी पॉइंट मास का मतलब है वॉल्यूम नहीं है बट मास है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? वॉल्यूम नहीं है बट मास है, बिकॉज द पॉइंट ऑक्यूपाइज जीरो वॉल्यूम. अरे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, लेकिन वी एक्चुअली में वो वॉल्यूम होता है जो खाली जगह का वॉल्यूम होता है, जहां पे गैस मॉलिक्यूल है. पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो तुम वी लगाते हो, वो वी क्या होता है? गैस का खुद का वॉल्यूम थोड़ी होता है. अरे गैस अलग चीज है भाई, तुमको पता है ना. गैस खाली जगह हर जगह घुस जाता है, कोई खाली जगह छोड़ता नहीं है. इसलिए तुम किसी भी खोपचे में जा करके सांस ले सकते हो बिना किसी टेंशन के कि ऑक्सीजन वहां पहुंचेगा या नहीं. इज दैट क्लियर? क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि ऑक्सीजन पहुंचेगा वहां पे, इतना भरोसा है तुम्हें. कंबल ओढ़ के सो जाते हो, डर लगता है कहीं ऑक्सीजन नहीं आया अंदर तो क्या होगा मेरा? नहीं ना. तो गैस की प्रॉपर्टी एक्चुअली उसके खाली जगह से डिसाइड होती है, वो हर खाली जगह घुस जाता है. ओके फाइन. आगे बात करते हैं. अच्छा देखो, गैस मॉलिक्यूल्स, दिस थियरी इज बेसिकली is for monoatomic ideal gas. ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, ये समझ में आ रहा है? मोनोएटॉमिक आइडियल गैस जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया, इस तरह के गैस. अब देखो डायएटॉमिक वगैरह के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तुम समझ पाओगे. डायएटॉमिक के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट डायएटॉमिक में क्या होता है ना, डायएटॉमिक में एटॉमिसिटी अलग टाइप की हो जाती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं. तो एक्सप्लेन करना सबसे आसान कब है? जब तुम्हारे पास मोनोएटॉमिक है, तो ये इजीएस्ट होगा. ये समझ में आ रहा है सबको? Everybody, is that clear? It will be easiest to explain the properties if it is monoatomic. Write it down. क्या रीजन नहीं समझ में आया तुम्हें सिद्धेश? What is not clear to you? सिद्धेश, क्या डाउट है बताओ? कौन सा रीजन, किस चीज का रीजन तुम्हें समझ में नहीं आया? No, it is not applicable. ये बता, is was explained. This is applicable everywhere, but this is basically explained for monoatomic. इसको हम बाकी जगह पे लगाएंगे, बट थ्योरी जो है वो सिंपलेस्ट रखने के लिए मोनोएटॉमिक के लिए ही बताई गई है. We'll apply it everywhere, don't worry about it. But it was initially proposed for monoatomic ideal gas. Fine. Why so? अरे भैया आसान रहेगा, इसीलिए जब तुम्हें पढ़ाते हैं तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सबसे डिफिकल्ट वाली चीज सबसे पहले बता देते हैं? ये बताओ. जब तुम पढ़ते हो तो सबसे आसान चीज पढ़ते हो कि सबसे मुश्किल सबसे पहले पढ़ लेते हो? कहोगे भैया हम तो सबसे मुश्किल ही सबसे पहले पढ़ते हैं, हम तो खतरों के खिलाड़ी. ऐसा है क्या? तो यहाँ भी तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, इजी वाले से ही स्टार्ट करेंगे.
ओके, आगे बढ़ जाएं, अब लिख लिया सबने? ओके, फाइन। अब देखो क्या है, आगे बढ़ते हैं। सी, गैस मॉलिक्यूल्स जो है उनका जो ये सी, सबसे पहले कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये सबको समझ में आ रहा है? गैस मॉलिक्यूल एक जगह बैठता तो है नहीं, दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड दे कीप ऑन कोलाइडिंग। ये भी पॉस्टुलेट ही है, हाँ। दे कीप ऑन कोलाइडिंग with each other and the walls of the container. Is that clear, everyone? They keep on colliding with each other and with the walls of the container. ये postulate है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, तो अब जरा ये बताओ, जब ये कोलाइड करेंगे तो इनके कोलिजन्स कैसे होंगे? मतलब these collisions are elastic और नॉन इलास्टिक? These collisions are, these are perfectly elastic collisions. Perfectly elastic collisions का मतलब समझ में आ रहा है? Everybody, perfectly elastic collisions का मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, that is the gas molecules do not lose kinetic energy while undergoing collisions. ये सबको समझ में आया? Everybody, ये सबको समझ में आया? तो ये लिख लीजिए एक बार, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसका मैथमेटिकली क्या है। रिटर्न, सबने लिख लिया ये? अच्छा, ये जरा सोचो, ये टकराते तो रहते हैं, तो ये कोलिजन्स भी इलास्टिक है। अब जरा समझने की, इसमें देखो बहुत सारे assumptions है। टकराते हैं तो कैसे टकराएंगे, जरा सोचो तो। मान लो, अब देखो इसमें बड़े सारे सवाल मैं पूछने वाला हूँ, अब थोड़ा रेडी रहो। टक्कर मारना है, लेकिन कैसे मारना है इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ रहा है? कुछ सवाल मैं पूछूंगा तुम लोग से, लिख लिया सबने? मान लो एक रूम है जिसमें 40 बच्चे हैं, ठीक है? अज्यूम करो, सोचना चालू कर दो। एक रूम है जिसमें कितने बच्चे हैं? एवरीबॉडी, एक रूम में कितने बच्चे हैं? 40, ठीक है? और सब बैठे नहीं है, सब दौड़ रहे हैं रैंडमली, जिसको जहां मर्जी वहां टकरा रहे थे, कभी दीवार से टकरा रहे हैं। तो अच्छा, हाँ, पहले ये चीज लिख देता हूँ यार, दीज कोलिजन्स आल्सो जनरेट द कोलिजन्स विद द, उसके बाद ये अंदर वाली बात करेंगे। द कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, द कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर generate
the required pressure. Is that clear everybody? कोलिजन की बात तो अभी करेंगे आयुष, आई विल कम टू दैट, उस पे तो सवाल करने ही वाला हूं मैं, उसका टेंशन मत लो। ये सबको समझ में आ रहा है? कोलिजन जो है वॉल के साथ वो प्रेशर जनरेट करेगा ना, गैस मॉलिक्यूल कोलाइड वॉल के साथ करते हैं, वही कोलिजन प्रेशर जनरेट करते हैं। आई थिंक ये वाली बात तो समझ में आ रही होगी। ओके, अब देखो कुछ और भी सवाल बात कर लेते हैं। अच्छा ये भी कर लेते हैं पहले डिस्कस यार। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर जीरो, राइट? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर जीरो। पहले एक साथ सारे फोर्सेस लिख ही लेते हैं। प्रेशर सिर्फ कोलिजन की वजह से ही जनरेट होता है सलोनी, ठीक है? हम तो इसके बारे में अरे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों बात करने वाले, पूरा डिटेल में जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर, ठीक है सलोनी? Everybody please respond in the chat box. Is that clear? Effect of gravity is negligible. ये वाली बात सबको चमक रही है? ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। गैस की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है? अच्छा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगेगा इसके ऊपर, पॉइंट मास के लिए लगा सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल, यहां लगाएंगे, ठीक है? तो पहले इतना पोस्टुलेट लिख लीजिए, फिर कोलिजन्स पे आएंगे, हम लोग बात करेंगे पूरे डिटेल में। रेडी, डन। अगर ग्रेविटी एप्लीकेबल नहीं है तो अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर कैसे बनता है? एक्चुअली भावेश, जो अपने आसपास गैस है ना वो आइडियल नहीं है, रियल है वो। तुम इतना कैसे सोच रहे हो यार, टेंशन ले रहे हो इतना जल्दी? एवरीबॉडी ये बताओ, अपने आसपास जो गैस है वो आइडियल है क्या? नहीं ना, तो बस टेंशन ही खत्म होगा, वो तो रियल गैस है। क्लियर? अब आगे बढ़ सकते हैं? और किसी को कोई किसी तरह का परेशानी है जीवन में, कोई दुविधा? आगे बढ़े? ओके, so let us come down to collisions and let us talk about collisions actually, right? अभी हम बात करते हैं जो कोलिजन्स के, तो फिर से 40 बच्चे पकड़ लेते हैं जो एक रूम में है। क्या कर रहे हैं वो बच्चे? बैठे हुए हैं क्या? देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, रैंडमली टक्कर मार रहे हैं, एक दूसरे को ठोक रहे हैं, कोई उससे टकरा रहा है, कोई दीवार से भी टकरा रहे हैं, राइट? तो अब एक बात बताओ, इस प्रोसेस में तुम क्या समझोगे, एक टाइम पे कितने लोग कोलाइड करेंगे? जरा ये बताओ पहले तो, एक टाइम पे कितने कोलिजन? सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ो यार, अभी कोविड टाइम से छोड़ो, हटाओ सोशल डिस्टेंसिंग की बात मत करो। गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो हर जगह घुस जाता है, पता है ना? तो कोविड को भी कैरी करके लेके जाता है वो। तो अब जरा ये बताओ, गैस मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो एक पॉइंट पे कितने टक्कर मारेंगे? जैसे मान लो कार टकराता है तो एक पॉइंट पे कितने मॉलिक्यूल टकराएंगे, क्या लगता है? एक पॉइंट पे 10 मॉलिक्यूल टकराएंगे, एक पॉइंट पे कितना कोलिजन करवाओगे? तो देखो यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड एट वन टाइम, टू मॉलिक्यूल्स विल, देखो यहाँ कोलिजन्स की बात हो रही है, अब हम सिर्फ और सिर्फ कोलिजन्स की बात कर रहे हैं कि कोलिजन्स किस तरह से हो रहे हैं। टू मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड एट अ टाइम। अच्छा ये समझ में आ रहा है, एक साथ 10 मॉलिक्यूल कोलाइड करे सिंगल पॉइंट पे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इसका रीजन यही है, ड्यू टू वेरी लो प्रोबेबिलिटी, ड्यू टू वेरी लो प्रोबेबिलिटी, due to very low probability of simultaneous collision of more than two particles at a time. अच्छा फिजिक्स में कोलिजन पढ़ा है?
एवरीबॉडी, तो कितने पार्टिकल्स का पढ़ा है बताओ? 10, एक पॉइंट पे 10 टकराते हुए पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा, जरा बताओ एक बार। एक पॉइंट पे 3, 4, 5 इस तरह से पढ़ा है क्या? एक ही पॉइंट पे, मतलब सिंगल पॉइंट पे 3 कोलिजन हो जाए, सिंगल इंस्टेंट पे। एक ये 2 मॉलिक्यूल टकराने वाला हो गया, ठीक है, तो 3 से, चलो 3 तक गए हो तुम, 3 से ज्यादा क्यों नहीं गए फिर? नहीं नहीं, अरे यार 3 से ज्यादा का मतलब एक पॉइंट पे, एक इंस्टेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी सेम होना चाहिए और टाइम भी सेम होना चाहिए। तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो मेरे ख्याल से। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी सेम होना चाहिए और टाइम भी सेम होना चाहिए। मतलब ये सिंगल पॉइंट पे 3 मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे टकराएं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो हम तो लॉजिकल बात करते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? तो हम तो लॉजिकल प्रोबेबल बात करेंगे ना। इज दैट क्लियर? अरे देखो, प्रोबेबिलिटी तो बहुत सारी चीज हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, आजकल तो बहुत कुछ हो भी रहा है, कोविड का टाइम है, तो हो सकता है दुनिया 10-15 दिन में खत्म ही हो जाए। बट ये लॉजिकल बात नहीं होगी, हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं फिर? ठीक है, 2020 में सब पॉसिबल है। तो हम तो ये लॉजिकली आशावादी लोग हैं। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि भाई पढ़ेंगे, आईआईटीएन बनेंगे, राइट? लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, है कि नहीं? तो बेसिकली लॉजिकली सोच रहे हैं ना। तो यहाँ पे जब थ्योरी बनाएंगे तो क्या एकदम लो प्रोबेबिलिटी वाली बात पकड़ेंगे क्या? एवरीबॉडी, थ्योरी बनाएंगे मोस्ट लॉजिकल। एक्चुअली तुम खुद देखो ना, तुम जब टक्कर मारते हो तो बोलते हो एक साथ दो दो लोग से टकराए। तुम्हारी मुंडी किसी से भिड़ी है? तो एक साथ एक ही पॉइंट पे दो लोगों से भिड़ी है क्या? अलग अलग पॉइंट पे भिड़ी होगी। इज दैट क्लियर? एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे नहीं भिड़ी होगी किसी से, मतलब दो लोगों से एक साथ। तो बेसिकली मोस्ट प्रोबेबल कोलिजन जो है ना, वो कैसा है बताओ एवरीबॉडी? मोस्ट प्रोबेबल कोलिजन कैसा होना चाहिए? दो, टू एट ए टाइम। तो इसको अपन बोलते हैं बाई मोलिकुलर कोलिजन्स। और केमिकल काइनेटिक्स में इसको मोलिकुलरिटी अलग टर्म डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बाई मोलिकुलर कोलिजन्स होने चाहिए, ठीक है? 2 मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसमें तो आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कोलिजन्स, देखो कोलिजन्स आर बाई मॉलिकुलर बोल रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स के टर्म्स में मॉलिकुलरिटी अलग है, वो अलग केस है ये। दिस इज नॉट अ काइनेटिक टर्म, मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। क्लास 12th में पढ़ोगे तुम, वहां पे काइनेटिक्स में मॉलिकुलरिटी डिफाइन करते हैं, वो अलग चीज है। दिस इज नॉट अ काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स वाले टर्म नहीं है ये। केमिकल काइनेटिक्स अलग, उसमें भी मॉलिकुलरिटी डिफाइन करते हैं। अभी मतलब इसका यही है कि दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, और एक टाइप वहां पर तुम पढ़ोगे कि इसको यूनिमोलर बोलेंगे, क्योंकि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, अलग अलग टाइप के नहीं टकरा रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो अलग केस हो जाता है। क्लास 12th वाले बच्चे फिर पूछ देंगे, जैसे एक ही टाइप की मॉलिक्यूल है ना, ए के साथ टकराएगा तो नंबर ऑफ वन टाइप मॉलिक्यूल इज वन, तो इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, ठीक है? तो दो मॉलिक्यूल ही है, बाई मोलिकुलर बोलेंगे यहाँ। केमिकल काइनेटिक्स के टर्म्स में इसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, वो अलग टर्म है। इसलिए मैंने लिख दिया है, काइनेटिक्स के हिसाब से नहीं लिखा मैंने। ये लिख लिया सबने? ओके, कैन आई स्क्रॉल डाउन नाउ? written everyone? अरे भाई थ्योरी तो चलाने दो भाई श्रेयस, इसका सवाल आगे ही रहता है। रुक जाओ अभी भाई। मास होती है बट ग्रेविटी नहीं होता उसके ऊपर। गैस अलग चीज है भाई, थोड़ा मजा लो, क्लाइमैक्स में क्यों चले जाते हो? हर चीज का अपना एक स्पीड होता है, राइट? जैसे तुम एक मूवी देखने जाओ और लास्ट में पूछोगे कि ये हीरो कब मरेगा, विलन कब मरेगा, तो फिर क्यों देख रहे हो यार, स्टोरी पढ़ लो। तो वैसे ही अपना चल रहा है, चलने दो सीरीज जैसे चल रही है, आगे बढ़े। ओके,
तो अब देखो बेसिकली अपन बात तो इतना कर चुके हैं कि कोलिजन सीखी। अब बताओ 40 बच्चे हैं, अब हम ये समझ गए कि एक टाइम पे एक ही टक्कर मारेगा, यानी दो बच्चे एक साथ टकराएंगे या फिर एक बच्चा दीवार के साथ टकराएगा। तो अब बताओ कितने बच्चों को एक साथ मूव कराओगे? सारों को एक साथ मूव कराओगे? तुम सबको मूव करते हुए देख सकते हो क्या एक साथ कंसिस्टेंटली? 40 के 40, 40 के 40 तुम देख सकते हो? जैसे मान लो एक हीरोइन डांस कर रही है और बैकग्राउंड में बहुत सारे डांसर्स हैं, तुम किसको देखते हो? ओके, हीरोइन को, बाकी को भी देखो, बट तुम्हारा रेफरेंस मतलब देखो क्या है। ओके, तो यहाँ पे रेफरेंस क्या है? हम 40 के 40 मॉलिक्यूल्स मूव कराते हुए देख नहीं सकते। हम क्या करते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल को रेफरेंस पकड़ते हैं, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक जैसे ही है ना। ये बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल तो एक जैसे ही हैं। तो किसी एक मॉलिक्यूल को मूव कराएं और बाकी सबको स्टेशनरी रख के सारे मॉलिक्यूल्स के लिए जनरलाइज कर दें, तो सही रहेगा क्या? एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ रही है? सारे मॉलिक्यूल्स तो एक जैसे हैं, तो किसी एक को मूव कराते हैं और उसी को जनरलाइज कर देते हैं एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। यहाँ पे हीरोइन और बैकग्राउंड डांसर कोई है क्या? एवरीबॉडी, यहाँ पे कोई हीरोइन या कोई बैकग्राउंड डांसर है? नहीं, सब के सब एक जैसे है ना। तो किसी एक का मूवमेंट को जनरलाइज कर दे तो नहीं चलेगा क्या? किसी एक को मूव कराएंगे और बाकी सबको जनरलाइज कर देंगे। तो हम एक और अजम्पशन क्या मानते हैं कि अजम्पशन है ये, ऐसा कुछ होता नहीं, हमारे कैलकुलेशन आसान पड़ जाता है। अजम्पशन क्या करेंगे? वन मॉलिक्यूल इज स्टेशनरी, वन मॉलिक्यूल इज स्टेशनरी, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, मूविंग, रेस्ट आर ऑल स्टेशनरी, रेस्ट आर ऑल स्टेशनरी। तो अब मान लो तुम्हारे पास 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10⁻24 के लिए जनरलाइज कर सकते हो ना, कोई एक प्रॉपर्टी एक के लिए निकाला तो बाकी के लिए जनरलाइज कर दोगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब देखो जनरलाइज कर देंगे, तो अब देखो क्या है, जैसे ये मॉलिक्यूल यहां से निकला, ठीक है, और यहां पर मार दिया इसको टक्कर, यही मूव कर रहा है, ठीक है। फिर ये मॉलिक्यूल यहां से निकला, फिर इसको टक्कर मारा, तो ये C2 मतलब कोलिजन 2, C3 इस तरह से चलता जा रहा है, C4। कोई दिक्कत है? इस प्रोसेस में कैन वी राइट सिग्मा m i ui स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन m फाइनल u फाइनल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, अरे देखो मान लो पहले m1 u1 था प्लस m2 u2 स्क्वायर था, फिर बाद में क्या हो गया, m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 u2 स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पूरे गैस के सिस्टम की होगी ना। अच्छा एक बात बताओ, कोलिजन होगा तो मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे क्या? तुमने पढ़ा होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है एवरीबॉडी? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स में मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, ये पता है ना। यदि मास सेम है, जैसे यहाँ पर तो मास सेम ही है ना, तो वेलोसिटी तो एक्सचेंज हो जाती है। तो अब मान लो जैसे ये टकरा रहा है, तो अब इसका वेलोसिटी कोलिजन के, ये m1 है, इसका u, ये तो मास सेम है u1 है, और ये है m, मास u2 है, तो कोलिजन के बाद तो u1 और u2 एक्सचेंज हो जाएंगे। तो अब ये बताओ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी या फिर किसी एक की? एवरीबॉडी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी सेम या फिर किसी टोटल ना। तो ये समझ में आया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, एंड दैट इज हाउ वी आर सेइंग दैट टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। इज दैट क्लियर? Total energy will be conserved because total initial kinetic energy is equal to total final kinetic energy। ठीक है, तो अब जरा देखो, ये मॉलिक्यूल मूविंग था, ये मॉलिक्यूल मूविंग है और ये स्टेशनरी है, तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज, फिर ये स्टेशनरी हो जाएगा और ये मूविंग होने लगेगा, ऐसा होता जाएगा ना। एक मॉलिक्यूल मूव कराया, टक्कर के बाद तो बदलता जाएगा, ये मूविंग स्टेशनरी, फिर ये स्टेशनरी ये मूविंग, ऐसा चलता रहेगा। तो हम एक मॉलिक्यूल को रेफरेंस पकड़ रहे हैं। राइट ऑन।
Written everyone? Everyone written? 2 घंटे की खत्म कर देंगे 5 मिनट में, डोंट वरी. Written everyone? ओके. क्या ज्यादा हो गया आज के लिए? Everybody, ज्ञान वर्षा ज्यादा हो गई क्या? ओके, ठीक है. तो किसी को डाउट है आज हमने जो पढ़ा उसके अंदर? Everybody, any doubt in what we have learned in today's class? रिवाइज करने की जरूरत है? Everybody, रिवाइज करने की जरूरत है? KTG में जो KTG में पोस्टलेट्स रिवाइज कर देते हैं. वॉल्यूम तो 0 होता है, ठीक है ना? वॉल्यूम 0 होता है. गैस पॉइंट मास है, मोनोटॉमिकली मानते हैं. गैस टकराते रहता है, राइट? और वो टकराने से प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है ना? कोलिजन्स इलास्टिक होते हैं. और तुम्हें पता ही है कि एक मॉलिक्यूल मूव करेगा और बाकी सारे स्टेशनरी रहेंगे. टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? देखो, इन कोलिजन्स के बारे में हम थोड़ा और बात कर लेंगे, बट एक पॉइंट ये रहने दो. एक पॉइंट रख दो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये ऐड कर लो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is directly proportional to absolute temperature. Is directly proportional to absolute temperature of gas. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन बढ़ जाता है. ये कैसे होगा? विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास. चलो ठीक है, फिर आपका होमवर्क क्या है बताओ. आपका होमवर्क एक्सरसाइज 1. एवरीबॉडी, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 21 to 30. Any doubt in today's class? Okay, then goodbye. We'll meet in the next class.